सर आप न्यू ईयर की पार्टी वार्टी जय जोहार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने मेंडल के कुछ कंसेप्ट के बारे में पढ़े थे, डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा था, म्यूटेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था मैंने। म्यूटेशन कंप्लीट भी नहीं हुआ था, तो आज हम पढ़ने वाले हैं म्यूटेशन और जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। तो समझने का प्रयास करते हैं कि म्यूटेशन आखिर होता क्या है। तो म्यूटेशन क्या है दोस्तों? म्यूटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें दोस्तों जेनेटिक मटेरियल जो होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है, जैसे जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या है दोस्तों? यहाँ पे डीएनए है ना। और डीएनए में क्या प्रेजेंट रहता है? जीन प्रेजेंट रहता है। तो म्यूटेशन एक ऐसा इवेंट है या प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, डीएनए के स्ट्रक्चर में या फिर जीन के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं, है ना। क्या होता है दोस्तों इसमें? डीएनए के स्ट्रक्चर में या फिर जीन के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं, और यही प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? म्यूटेशन कहा जाता है। अब डीएनए और जेनेटिक मटेरियल में आखिर क्या चेंजेस आते होंगे, ये क्या होता है, ये सारी चीजों को समझते हैं। तो क्या होता है डीएनए में? डीएनए आखिर किससे बना रहता है दोस्तों? तो आपको पता है, नाइट्रोजिनस बेस से बना रहता है ना। इसमें क्या प्रेजेंट रहता है? फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहता है ना। और क्या रहता है दोस्तों इसमें? शुगर पॉलीमर रहता है। शुगर पॉलीमर या फिर शुगर की चैन रहती है, और इसमें प्रेजेंट रहता है हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट रहता है डीएनए में। तो डीएनए के स्ट्रक्चर में कैसे चेंजेस आ सकता है म्यूटेशन की प्रक्रिया के जरिए? हो सकता है नाइट्रोजन बेस में कुछ चेंजेस आ जाए, है ना। नाइट्रोजन बेस का जो केमिकल स्ट्रक्चर है साथियों, नाइट्रोजन बेस जो होते हैं उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ चेंजेस आ जाए, है ना। अब ये नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से है दोस्तों? तो आपको तो पता ही होगा। एडिनिन होता है, एडिनाइन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, थाइमिन होता है। ये सारे के सारे क्या है? नाइट्रोजनस बेस है ना, जिसे प्यूरिन और पायरिमाइडिन बेस पेयर भी कहते हैं। तो हो सकता है ये नाइट्रोजनस बेस जो है इसके कंपोजिशन में या फिर केमिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाए, या फिर जो प्यूरिन प्यूरिन
और प्यूरिन कनेक्टेड रहता है किससे साथियों? तो प्यूरिन जो बेस होता है वो कनेक्टेड रहता है पायरिमाइडिन से, है ना। किससे कनेक्टेड रहता है? प्यूरिन कनेक्टेड रहता है पायरिमाइडिन से। हो सकता है कि म्यूटेशन में कुछ ऐसा चेंजेस आए कि प्यूरिन जो पायरिमाइडिन बेस से कनेक्टेड होता है, अपनी पोजीशन से ये पायरिमाइडिन बेस इलिमिनेट हो जाए, है ना, अपनी पोजीशन से इलिमिनेट हो जाए, जिसके कारण से क्या होगा, डीएनए के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा। तो इसे क्या कहा जाता है? ये सभी इवेंट को या ये जो प्रोसेस हो रहा है इसे क्या कहा जाएगा? म्यूटेशन कहा जाएगा। अब बात आती है, सर आपने ये तो बता दिया मोटे तौर पे कि म्यूटेशन आखिर होता क्या है, आप हमें ये तो बताइए कि म्यूटेशन आखिर किन फैक्टर के जरिए होता है, ये सारी चीजें तो बताइए। तो म्यूटेशन हो सकता है कुछ केमिकल फैक्टर के जरिए हो, या फिर दोस्तों रेडिएशन के जरिए हो। मेनली म्यूटेशन रेडिएशन के कारण हो सकता है, जैसे कि यूवी रेडिएशन ये एक ऐसी रेडिएशन होती है जिसके पार्टिकल में या फिर इसके वेव नेचर में हाई एनर्जी प्रेजेंट रहती है। क्या प्रेजेंट रहता है दोस्तों? इसमें हाई एनर्जी प्रेजेंट रहता है। अब मान के चलो ये बना दिया आपके संदीप सर ने, कोई डीएनए का स्ट्रक्चर बना दिया। अब ये यूवी रेडिएशन दोस्तों मान लेते हैं ये डीएनए में फॉल हो रहा है, या फिर आपके बॉडी में, हमारे बॉडी में फॉल हो रहा है यूवी रेडिएशन। तो इससे क्या होगा दोस्तों? ये डीएनए के स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन आ जाएगा। हो सकता है डीएनए अगर लॉन्ग टर्म में ये यूवी रेडिएशन के प्रभाव में आ रहा है तो डीएनए में बहुत सारे फ्रैगमेंट भी क्रिएट हो सकते हैं। क्या हो सकता है? बहुत सारे फ्रैगमेंट भी क्रिएट हो सकते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर में। तो मैंने क्या बताया, एक यूवी रेडिएशन के जरिए म्यूटेशन हो सकता है, डीएनए के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ सकता है, या फिर यूवी रेडिएशन नहीं तो लॉन्ग टर्म में अगर एक्सरे में अगर हमारी बॉडी एक्सपोज्ड रहती है तो उससे भी म्यूटेशन हो सकता है। एक्सरे हो गया, यूवी रेडिएशन हो गया, या फिर समझ लीजिए दोस्तों न्यूक्लियर रेडिएशन, है ना। क्या चीज दोस्तों? न्यूक्लियर रेडिएशन। अगर आपकी बॉडी लॉन्ग टर्म में न्यूक्लियर रेडिएशन के कांटेक्ट में आ रही है, किसके कांटेक्ट में आ रही है साथियों? न्यूक्लियर रेडिएशन के कांटेक्ट में अगर आपकी बॉडी लॉन्ग टर्म में आ रही है तो डेफिनेटली हमारे बॉडी में म्यूटेशन कॉज हो सकता है। यूवी रेडिएशन हो गया, एक्सरे हो गया, और क्या हो गया? न्यूक्लियर रेडिएशन। ये सारी चीजें हैं दोस्तों। इसके अलावा क्या चीज हो सकता है जो म्यूटेशन कॉज कर सकता है? तो दोस्तों वायरस के जो पार्टिकल होते हैं ये भी म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं। क्या चीज साथियों? तो वायरस जो होता है ये भी कई केसेस में देखा गया है कि जेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंजेस ला देता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? टोबैको मोजेइक वायरस, है ना, टीएमवी कहते हैं जिसे। क्या कहते हैं? टोबैको मोजेइक वायरस। ये एक डिसीज कॉज करता है प्लांट बॉडी में, जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों? क्या कॉज करता है? ट्यूमर का फॉर्मेशन कर देता है। किसमें? टोबैको के प्लांट में। तो ये वायरस भी ऐसे पार्टिकल होते हैं जो म्यूटेशन को कॉज कर देते हैं। अगर इसके अलावा बात करी जाए तो लॉन्ग टर्म में अगर आप माइक्रोवेव में, है ना, माइक्रोवेव के कांटेक्ट में आते हैं, है ना, या फिर लॉन्ग टर्म में साथियों गामा रे के कांटेक्ट में आते हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में बात कर रहा हूं, शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं कह रहा हूं। लॉन्ग टर्म में अगर आप माइक्रोवेव या फिर गामा वेव के कांटेक्ट में आ रहे हैं, गामा रेडिएशन के कांटेक्ट में, तो उस कंडीशन में भी म्यूटेशन हो सकता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको क्या बताई, आखिर किन किन एक्सटर्नल एजेंट के जरिए म्यूटेशन बॉडी में कॉज हो सकता है। अब म्यूटेशन कितने टाइप का होता है ये समझते हैं, पर पहले ये पढ़ के बता देते हैं क्या कहना चाह रहे हैं स्टेटमेंट। म्यूटेशन इज अ परमानेंट चेंज इन डीएनए सीक्वेंस
of an organism genome which can affect genetic information and lead to variation, है ना। वही चीज ये स्टेटमेंट भी कह रहा है कि म्यूटेशन क्या है, डीएनए के सीक्वेंस में एक परमानेंट चेंज है। क्या है साथियों, डीएनए के सीक्वेंस में एक परमानेंट चेंज होता है जिसे क्या कहा जाता है, म्यूटेशन कहा जाता है। और ये क्या कॉज कर देता है दोस्तों, ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं या फिर किसी भी पॉपुलेशन के अगर एक एक पर्सन के बारे में बात करी जाए तो उस पॉपुलेशन में साथियों, उस पॉपुलेशन में ये क्या कर देता है, वेरिएशन कॉज करा देता है ना। क्या कॉज कराएगा, ये वेरिएशन कॉज करा देगा। वेरिएशन का मतलब क्या है साथियों, इसका मतलब ये है कि अगर एक पॉपुलेशन के बारे में बात करी जाए, मान के चलते हैं हम कांकेर के पॉपुलेशन के बारे में बात करी जाए, अगर वहां पे 1 लाख इंडिविजुअल्स हैं, अगर उनके बॉडी में म्यूटेशन हो रहा है तो सभी के सभी जो म्यूटेंट है या फिर इंडिविजुअल्स है, उनके बॉडी का फिजिकल फॉर्म में हो सकता है कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाए, है ना। फिजिकल फॉर्म में कुछ चेंजेस आ जाए। फिजिकल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, वो चेंजेस हो सकता है जिसे अपीयरेंस के जरिए या फिर देख कर पता लगाया जा सके, उसे फिजिकल चेंजेस कहा जाता है। तो इंडिविजुअल में भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं, पॉपुलेशन में, पर्टिकुलर इंडिविजुअल में। और ये क्या कॉज करता है दोस्तों, वेरिएशन कॉज करता है। कॉजेस म्यूटेशन कैन बी इंड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर, है ना। एक्सटर्नल फैक्टर के जरिए हो सकता है म्यूटेशन, जिसका नाम क्या, जिससे किसके जरिए हो सकता है, रेडिएशन के जरिए हो सकता है, केमिकल्स के जरिए हो सकता है, या फिर वायरस के जरिए भी हो सकता है। अब केमिकल के जरिए क्या क्या केमिकल है जो म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं दोस्तों, तो एक सबसे जनरल सा एग्जांपल दोस्तों, अगर आप लेबोरेटरी में साथियों आप अल्कोहल का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, अल्कोहल का यूज करते हैं, और अल्कोहल का जो कंसंट्रेशन अगर आप यूज करते हैं लेबोरेटरी वर्क के लिए, और आप अल्कोहल के कांटेक्ट में आते हैं, और अल्कोहल का जो कंसंट्रेशन है ये 70% से ज्यादा है ना। अल्कोहल का कंसंट्रेशन अगर 70% से ज्यादा है, और अगर आप लॉन्ग टर्म में इसके कांटेक्ट में आते हैं, तो ये भी जो अल्कोहल है दोस्तों, ये क्या कॉज कर सकता है, बॉडी के स्ट्रक्चर में, जेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंजेस कॉज कर सकता है, परमानेंट चेंजेस कॉज कर सकता है। इसे ही क्या कहा जाएगा, म्यूटेशन कहा जाएगा। अब आपके सिलेबस में म्यूटेशन के बारे में कुछ ज्यादा तो नहीं है। अब ये कितने टाइप के म्यूटेशन होते हैं दोस्तों, तो म्यूटेशन बेसिकली कितने टाइप के हो सकते हैं, बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। अब पॉइंट म्यूटेशन, अगर मैं पॉइंट म्यूटेशन के बारे में बात करूं तो ये कितने टाइप का होता है दोस्तों, ये बेसिकली 3 टाइप का होता है। सबसे पहला क्या है, इंसर्शन है साथियों, फिर क्या है, डिलीशन है साथियों, और क्या है, फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, डुप्लीकेशन, है ना। क्या है साथियों, डुप्लीकेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन वो म्यूटेशन होता है जिसमें दोस्तों कोई एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है या फिर ट्रिपलेट है, जैसे AUG है, मान लेते हैं ट्रिपलेट AUG है, AAA है, ट्रिपल A है ना। तो इसमें क्या हो सकता है दोस्तों, पर्टिकुलर कोई एक स्ट्रक्चर में चेंजेस आ सकता है। जैसे यहाँ पे यूरेसिल जो है अपने पॉइंट से चेंज हो, अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर ले, और यूरेसिल मान के चलते हैं ग्वानिन से रिप्लेस हो जाए, कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड में कोई चेंजेस आ जाए, है ना, चाहे इसमें चेंजेस आए या फिर इसमें चेंजेस आए, या फिर ट्रिपल A भी हम लिख रहे हैं, एडेनिन 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 लिख रहे हैं, ये थर्ड वाला जो न्यूक्लियोटाइड है ये चेंज हो जाए, और ये चेंज होकर के क्या हो जाए, AAG हो जाए, है ना। तो एडेनिन ग्वानिन से रिप्लेस अगर हो जाता है, तो इस तरीके का जो रैंडम चेंजेस है, जो किस कारण से हो रहा है,
किस कारण से हो रहा है दोस्तों? रेडिएशन के फॉल से हो रहा है, या फिर अल्कोहल के लॉन्ग टर्म में कांटेक्ट में आने से हो रहा है, जो कि जिसका कंसंट्रेशन 92% 95% अल्कोहल है, इसके कांटेक्ट में आ रहे हैं दोस्तों। या फिर मान के चलिए वायरस के कांटेक्ट में हमारी बॉडी आ रही है, तो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा, और इसे क्या कहा जाएगा? पॉइंट म्यूटेशन कहा जाएगा साथियों। ये पॉइंट म्यूटेशन कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। सबसे पहला जो है वो है इंसर्शन, दूसरा है डिलीशन, तीसरा है क्या? डुप्लीकेशन। तो दोस्तों यहां तक चीजें आपको समझ में आ रही है? क्या कोई डाउट तो नहीं है? अगर कुछ भी डाउट होता है साथियों तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, तो आगे और कुछ बातें कर ली जाए। अब हम पढ़ रहे थे पॉइंट म्यूटेशन, उसके टाइप के बारे में। अब ये जो पॉइंट म्यूटेशन है इसमें क्या होता है दोस्तों? जैसे कि मैंने आपको बताया, ये क्या है? ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर है मान लेते हैं, जिसमें कुछ न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे लगे हुए। क्या लगा हुआ है दोस्तों? एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ग्वानिन, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, थाइमिन। अब क्या हो रहा है दोस्तों? ये पर्टिकुलर एडेनाइन यहाँ पे जो है, इसके स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, और एडेनाइन अपनी पोजीशन को छोड़ दिया है, और एडेनाइन किससे रिप्लेस हो गया है दोस्तों? ग्वानिन से रिप्लेस हो गया है। तो इस टाइप के म्यूटेशन को क्या कहा जाएगा? पॉइंट म्यूटेशन कहा जाएगा। अब इंसर्शन में क्या होता है दोस्तों? जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, मान लेते हैं एक एग्जांपल के जरिए, जिसमें न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी, है ना। अब इंसर्शन टाइप ऑफ म्यूटेशन में क्या होता है? कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड पर्टिकुलर ये सीक्वेंस के कहीं पर भी आकर के बीच में ऐड हो जाएगा, है ना। कहीं पर भी बीच में आकर के ऐड हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इस टाइप के म्यूटेशन को क्या कहा जाएगा? इंसर्शन म्यूटेशन कहा जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस A to G है। यहां पे क्या हो रहा है दोस्तों? E के बाद एक अलग से न्यूक्लियोटाइड आकर के ऐड हो जा रहा है, और न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या हमने दिया है? Z दिया हुआ है समझाने के लिए। E के बाद यहाँ पे क्या आना था साथियों? न्यूक्लियोटाइड F आना था, लेकिन यहाँ पे E के बाद F ना आकर के E और F के बीच में एक न्यू न्यूक्लियोटाइड आकर के ऐड हो गया है इस सीक्वेंस के बीच में। और न्यूक्लियोटाइड का नेम क्या है साथियों? न्यूक्लियोटाइड का नेम है जेड न्यूक्लियोटाइड। तो इससे क्या हो रहा है दोस्तों? इससे क्या फिजिकल चेंजेस आएगा? जो नॉर्मल प्रोटीन का फॉर्मेशन होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? नॉर्मल प्रोटीन का फॉर्मेशन होना चाहिए था। अगर नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस रहते तब, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जेड न्यूक्लियोटाइड ये पहले टाइप के न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के बीच में आकर के ऐड हो गया है, तो प्रोटीन का फॉर्मेशन तो होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन तो होगा साथियों, लेकिन ये नॉर्मल प्रोटीन नहीं रहेगा, है ना। ये नॉर्मल प्रोटीन नहीं रहेगा, इसका स्ट्रक्चर हो सकता है डिस्टॉर्टेड हो, या फिर ये प्रोटीन तो बनेगा हमारे बॉडी में, प्रोटीन तो बनेगा, लेकिन जिस तरीके का फिजिकल एक्सप्रेशन आना चाहिए, जिस तरीके का फिजिकल एक्सप्रेशन आना चाहिए साथियों, वैसा फिजिकल एक्सप्रेशन नहीं आएगा, बल्कि एक न्यू टाइप का फिजिकल एक्सप्रेशन शो होगा, है ना। तो इसे ही क्या कहा जाएगा साथियों? इंसर्शन म्यूटेशन कहा जाएगा। अब हम देखते हैं डिलीशन म्यूटेशन क्या होता है। डिलीशन में क्या होता है दोस्तों? कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड या फिर एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड, या तो एक न्यूक्लियोटाइड साथियों, या फिर एक से जो ज्यादा न्यूक्लियोटाइड है, 2 हो सकते, 4 हो सकते, 6 हो सकते। ये जो न्यूक्लियोटाइड है, ये अपनी ओरिजिनल प्लेस को छोड़ करके
ओरिजिनल प्लेस को छोड़ करके दोस्तों एक न्यू प्लेस में आकर के शिफ्ट हो जाते हैं। कहां पर शिफ्ट हो जाते हैं? एक न्यू प्लेस में आकर के शिफ्ट हो जाते हैं और अपनी पोजीशन को छोड़ देते हैं। हो सकता है कि अपनी पोजीशन को छोड़ करके दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में ऐड हो जाए, दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में ऐड हो जाए। लेकिन कंसेप्ट इतना ही याद रखना है हमें कि भाई ओरिजिनल प्लेस को अगर न्यूक्लियोटाइड छोड़ देते हैं तो उस टाइप के म्यूटेशन को क्या कहा जाएगा? डिलीशन म्यूटेशन कहा जाएगा। जैसे कि हम यहां देख पा रहे हैं न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है ए बी सी डी ई एफ एंड जी। यहां पे क्या हो रहा है, सी और जो डी टाइप का जो न्यूक्लियोटाइड है ये अपनी पोजीशन को छोड़ दिया है, और जब अपनी पोजीशन को यहां से छोड़ दिया है न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में, तो अब कितने न्यूक्लियोटाइड बच गए दोस्तों? ए बी ई एफ एंड जी। यहां पे सी और डी इस स्ट्रक्चर से रिमूव हो चुके हैं या फिर लॉस्ट हो चुके हैं। तो इस टाइप के म्यूटेशन को क्या कहा जाता है? डिलीशन म्यूटेशन कहा जाता है। डिलीशन म्यूटेशन में क्या होता है दोस्तों? न्यूक्लियोटाइड अपने स्ट्रक्चर को छोड़ देते हैं और दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड में ऐड हो सकते हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा? डिलीशन म्यूटेशन कहा जाएगा। अब क्या है? डिलीशन है। डिलीशन के बाद एक और म्यूटेशन होता है दोस्तों जिसे कहते हैं हम डुप्लीकेशन, है ना? क्या कहा जाता है? डुप्लीकेशन कहा जाता है। अब डुप्लीकेशन समझा देते हैं क्या होता है दोस्तों। डुप्लीकेशन क्या होता है इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो डुप्लीकेशन में क्या है, मान लेते हैं कोई न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या है दोस्तों? ए बी सी डी ई और एफ है मान लेते हैं। तो डुप्लीकेशन में क्या होगा दोस्तों? हो सकता है ये जो बी वाली जो पोजीशन है यहां पे दोस्तों कोई एक न्यूक्लियोटाइड आकर के ऐड हो जाए, या फिर अपनी ही पोजीशन को 2 टाइम्स या फिर 3 टाइम्स क्या करे? रिपीट करे। जैसे हम पहले कंडीशन में देख पा रहे हैं न्यूक्लियोटाइड बी कितना है? सिर्फ एक है। लेकिन सेकंड कंडीशन में हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियोटाइड जिसको हम बी कह रहे हैं ये 2 टाइम्स रिपीट हो गया, है ना? मतलब कि अपनी ही पोजीशन में क्या हो जा रहा है? 2 बार डुप्लीकेट हो जा रहा है, रिपीट हो जा रहा है। तो इस टाइप के म्यूटेशन को क्या कहा जाता है? डुप्लीकेशन कहा जाता है। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होगी। क्या चीजें आपको इतनी समझ में आई है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो। क्या आप चीजें समझ पा रहे हैं? अगर आपको कुछ भी डाउट आता है दोस्तों, छोटा सा भी कोई एक डाउट आता है तो तुरंत ही मुझे रिप्लाई करिए। मैं आपकी दुविधा का निवारण करने के लिए ही आया हूं। तो चीजें आपको समझ में आ रही है। अब हम अपने आगे के कंसेप्ट के बारे में समझते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। अब जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है दोस्तों? ये कोई एक इस तरीके का डिसऑर्डर होता है या फिर किसी भी इंडिविजुअल में कोई एक ऐसी डिसीज होती है जो किस कारण से हो रहा है दोस्तों? डीएनए के स्ट्रक्चर में कोई ना कोई चेंजेस आ गया है जिसके कारण एक डिसीज हो रही है जिसे कहा जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है दोस्तों? ये एक तरीके का ऐसा डिसीज है। क्या है दोस्तों? जेनेटिक डिसऑर्डर एक तरीके का डिसीज होता है दोस्तों, जिसके कारण क्या होता है? पर्सन के डीएनए में चेंजेस आ जाता है और इस टाइप के डिसीज को ही जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। वही यहां पे लिखा है हमने, अ जेनेटिक डिसऑर्डर इज अ हेल्थ प्रॉब्लम caused by
changes in a person's DNA, this changes कैन बी इनहेरिटेड, है ना। ये जो चेंज आया है डीएनए के स्ट्रक्चर में, ये हो सकता है कि इनहेरिट हो। इनहेरिट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि मान के चलिए कोई पेरेंट है, इनको मान के चलते सिकल सेल एनीमिया की प्रॉब्लम है। क्या है दोस्तों? सिकल सेल एनीमिया की प्रॉब्लम है। क्या है? सिकल सेल एनीमिया की डिसीज है। किसी पर्सन को सिकल सेल एनीमिया की डिसीज है, तो हो सकता है ये जो डिसीज है ये फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में ट्रांसफर भी हो जाए, है ना। तो इसे क्या कहा जाएगा? जेनेटिक डिसऑर्डर कहा जाएगा। तो ये एक ऐसी डिसीज है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर भी होती है। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि इस डिसीज में पेरेंट या फिर फर्स्ट जनरेशन के जेनेटिक स्ट्रक्चर में कोई ना कोई चेंजेस आ गया है। तो पहला एग्जांपल क्या है जेनेटिक डिसऑर्डर का? सिकल सेल एनीमिया है दोस्तों। दूसरा क्या एग्जांपल है दोस्तों? हीमोफीलिया। एक कॉमन एग्जांपल क्या है? हीमोफीलिया दोस्तों। अब ये हीमोफीलिया को एक और नाम दिया जाता है दोस्तों, क्या बोला जाता है? रॉयल्स डिसीज कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? रॉयल्स डिसीज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि विक्टोरिया जी जो है उनकी फैमिली में ये डिसीज हुई थी, है ना, जिसमें ऑलवेज फीमेल कैरियर होती है। क्या होता है क्या नहीं होता ये सारी चीजें हम समझेंगे। तो जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है? एक इस तरीके का हेल्थ इश्यू है दोस्तों जिसमें डीएनए के स्ट्रक्चर में चेंजेस आने से ये डिसीज जो है ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होने का काम होता है। तो इसे क्या कहा जाएगा? जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर के कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों? एक कॉमन एग्जांपल क्या है इसका? सिकल सेल एनीमिया। दूसरा क्या है? हीमोफीलिया। क्या क्या है दोस्तों? सिकल सेल एनीमिया है और हीमोफीलिया है। अब एक एक करके समझते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर को कि भाई हीमोफीलिया सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं। कॉमन डिसीज जो जेनेटिक डिसऑर्डर है क्या है साथियों? हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया एक ऐसी डिसीज है दोस्तों जिसे क्या कहते हैं? रॉयल्स डिसीज भी कहते हैं, क्योंकि विक्टोरिया जी के फैमिली के मेंबर्स को हुआ था, है ना। ये सारी डिसीज हुई थी, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर भी हुआ है। ये एक ऐसी डिसीज है दोस्तों जिसमें क्या होता है, अगर किसी भी पर्सन के बॉडी में अगर कट लग जाता है या फिर वाउंड क्रिएट हो जाता है, चोट लग जाती है, एक्सीडेंट के जरिए अगर चोट लग जाए या फिर बॉडी में कहीं पे कट हो जाए, तो जो ब्लड है ना साथियों, ये जो ब्लड है ये लगातार बहते ही रहेगा और ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। क्या होता है? ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। खून बहते ही रहेगा, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, जिसके कारण से हो सकता है कि उस पर्सन की डेथ भी हो जाए। इसे क्या कहा जाता है? हीमोफीलिया कहा जाता है। तो हीमोफीलिया एक ऐसी डिसीज है जिसमें क्या होता है दोस्तों? ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है। जनरली कौन सफर करता है? तो इसमें जनरली सफर कौन करता है? तो मेल ही सफर करता है। और इसमें कैरियर कौन होती है? कैरियर ऑलवेज फीमेल ही होती है ना। हीमोफीलिया एक ऐसी डिसीज है जिसमें कैरियर कौन होती है? फीमेल होती है। लेकिन क्या फीमेल को ये डिसीज होगी क्या? बहुत रेयर कंडीशन में ये डिसीज होती है या फिर नहीं होती है। ऑलवेज किसको होगी ये डिसीज? मेल पर्सन को ही होगी। इसके पीछे का क्या रीजन है साथियों? इसके पीछे का रीजन ये है, जो हीमोफीलिया है, अगर किसी भी पर्सन को रहे, है ना, तो क्या होता है? ये एक्चुअल में एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड डिसीज है ना। मतलब कि इसका जो जीन रहेगा जो हीमोफीलिया को रिप्रेजेंट करेगा, जिसको हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं, ये ऑलवेज किस क्रोमोसोम में प्रेजेंट रहेगा?
एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट रहेगा। और हेटेरोजाइगस कंडीशन में जब प्रेजेंट रहता है तो मेल को क्या होता है, इससे इन्फेक्शन क्रिएट होता है। तो मेल की बॉडी क्या करती है, सफर करती है। कैसे सफर करती है, अगर हीमोफिलिक मेल पर्सन को अगर बॉडी में जरा भी कट लग जाए, वाउंड लग जाए, तो वो इजीली क्लॉटिंग नहीं होती है। क्यों नहीं हो पाती है, तो आप कहेंगे सर क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम बेस्ड डिसऑर्डर है। कहां पे इसका जीन प्रेजेंट रहता है, एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट रहता है। और फीमेल क्या होती है, कैरियर होती है। तो इसे क्या कहा जाता है, हीमोफीलिया डिसीज कहा जाता है। अब जो जेनेटिक डिसऑर्डर है साथियों, ये बेसिकली कितने पार्ट में डिवाइडेड है, दो पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट में, दो पार्ट में जेनेटिक डिसऑर्डर डिवाइडेड है। सबसे पहला कौन सा डिसऑर्डर है दोस्तों, क्रोमोसोमल बेस्ड डिसऑर्डर। पहला टाइप का डिसऑर्डर कौन सा है दोस्तों, क्रोमोसोमल बेस्ड डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल बेस्ड डिसऑर्डर का एग्जांपल क्या है, टर्नर सिंड्रोम। क्या है दोस्तों, टर्नर सिंड्रोम। और क्या है, डाउन सिंड्रोम या फिर क्लीनी-फिल्टर सिंड्रोम। पहला कौन सा सिंड्रोम है दोस्तों, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का, टर्नर सिंड्रोम है। दूसरा क्या है, डाउन सिंड्रोम है। तीसरा क्या है, क्लीनी-फिल्टर सिंड्रोम। अब दूसरा टाइप का जो सिंड्रोम है वो क्या है दोस्तों, जेनेटिक डिसऑर्डर, है ना। जेनेटिक डिसऑर्डर में दूसरे टाइप का क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होता है, हो सकता है कि ऑटोसोमल बेस्ड डिसऑर्डर हो। क्या हो दोस्तों, ये ऑटोसोमल बेस्ड डिसऑर्डर हो, या फिर हो सकता है कि ये एक्स लिंक्ड बेस्ड डिसऑर्डर हो, है ना। इसमें एक्स लिंक्ड बेस्ड डिसऑर्डर भी हो सकता है या फिर ऑटोसोमल बेस्ड डिसऑर्डर भी हो सकता है। ऑटोसोमल बेस्ड डिसऑर्डर का क्या मतलब है दोस्तों, इसका मतलब ये है, हमारी जो बॉडी होती है साथियों, उसमें टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं। कितने पेयर क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। इसमें जो 22 पेयर जो क्रोमोसोम होते हैं साथियों, इसे क्या कहा जाता है, ऑटोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑटोसोम कहा जाता है। अगर ये 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम से कोई रिलेटेड डिसीज रहेगी तो क्या कहा जाएगा, ऑटोसोमल बेस्ड डिसऑर्डर कहा जाएगा। और अगर मान के चलिए ये जो 23rd पेयर जो रहेगा क्रोमोसोम का, 23rd पेयर जो रहेगा क्रोमोसोम का साथियों, इससे रिलेटेड कोई डिसीज रहेगी, इससे रिलेटेड कोई डिसीज रहेगी जिसका जीन कहां पे प्रेजेंट रहेगा, तो आप कहेंगे सर 23rd क्रोमोसोम में इसका जीन अगर प्रेजेंट रहेगा तो इस टाइप की डिसीज को ही क्या कहा जाएगा, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर कहा जाएगा। अब एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर के एग्जांपल क्या क्या है दोस्तों, एक तो है कलर ब्लाइंडनेस और दूसरा क्या है, हीमोफीलिया। तो एक बार फिर आखिरी बार रिपीट कर देते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर जो होता है बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक तो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, दूसरा है मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी अगेन 3 टाइप में डिवाइडेड है। सबसे पहला है टर्नर सिंड्रोम, दूसरा है डाउन सिंड्रोम और तीसरा क्या है, क्लीनी-फिल्टर सिंड्रोम। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर कितने पार्ट में डिवाइड है, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है साथियों। सबसे पहला क्या है, ऑटोसोमल बेस्ड डिसऑर्डर, दूसरा क्या है, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर का एग्जांपल क्या है, कलर ब्लाइंडनेस और क्या है दोस्तों, हीमोफीलिया है। उम्मीद है आपको ये चार्ट समझ में आया होगा। अगर आपको चीजें समझ में आ रही है साथियों, अगर कुछ भी डाउट होता है तो तुरंत ही मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए। कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए साथियों, अगर कुछ भी डाउट होता है, ताकि मैं आपकी दुविधा का तत्काल ही निवारण कर सकूं। क्या आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ रही है, क्या कोई दुविधा या फिर कोई डाउट तो नहीं है। ऐसा ना हो कि मैं पढ़ाते जाऊं और आपके पास डाउट का कलेक्शन आते जाए, है ना। हमारे माइंड में किसका कलेक्शन होना चाहिए, कंसेप्ट का कलेक्शन, है ना, डाउट का कलेक्शन नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है चीजें आपको समझ में आ रही है। अब हम समझते हैं दोस्तों
कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। तो कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है दोस्तों? एक ये ऐसी डिसीज होती है दोस्तों जिसमें क्या होता है, कोई भी पर्सन जो होता है वो बेसिकली दो टाइप के कलर के बीच में डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाता है, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है कलर को। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है साथियों? एक ये ऐसी डिसीज है, ऐसी डिसीज है जिसमें क्या होता है, पर्सन की एबिलिटी नहीं रहती है कि वो रेड कलर और स्पेशली ग्रीन कलर जो रहता है इसको डिस्टिंग्विश कर पाए, समझ पाए, देख पाए ढंग से, है ना। तो इसे क्या बोला जाता है दोस्तों? कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। और कलर ब्लाइंडनेस किस वजह से होता है दोस्तों? ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। क्या है दोस्तों? ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है और ये जनरली किस में होता है? मेल में होता है ना। तो इसमें एक्चुअल में क्या हो रहा है, कलर ब्लाइंडनेस या फिर कलर डिसऑर्डर जो हो रहा है इसमें क्या होता है, डिफरेंट काइंड के जो कलर के जो वेरिएशंस जो रहते हैं ना, या फिर पैटर्न के बीच में जो डिफरेंस रहता है, कलर के पैटर्न में के बीच में जो डिफरेंस रहता है, पर्सन कलर पैटर्न के बीच के डिफरेंस को वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है ना। वो स्पेशली रेड कलर को पहचान नहीं पाएगा, ग्रीन कलर को पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि वो उस कलर को वो एक्चुअल में देख ही नहीं पाता है। उसकी जो आई रहती है उसमें उतनी एबिलिटी नहीं रहती, उतनी मॉडिफाइड नहीं रहती, अच्छे से मैच्योर होकर के डेवलप्ड नहीं रहती है, कि जिसके कारण वो रेड कलर और ग्रीन कलर को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए और अलग अलग टाइप के कलर पैटर्न के बीच में डिफरेंस को आइडेंटिफाई कर पाए। तो इस टाइप के डिसीज को क्या कहा जाता है दोस्तों? कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। कलर ब्लाइंडनेस क्या है दोस्तों? ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। इसी चीज को मैंने यहां पे लिखा है, इट impairs the ability to distinguish between certain color, mainly red and green color। फिर उसके बाद लिखा है इट इज इनहेरिटेड इन एक्स लिंक्ड रिसेसिव पैटर्न। किस तरीके का इनहेरिटेंस है दोस्तों इसमें? एक्स लिंक्ड रिसेसिव पैटर्न का, मेकिंग इट मोर फ्रिक्वेंट इन मेल। तो ये दोस्तों जो कलर ब्लाइंडनेस की डिसीज है वो जनरली किसमें होती है? मेल में होती है। अब अगला क्या है दोस्तों? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के बारे में हमने अभी डिस्कशन तो करा है, पर फिर भी एक बार और बता देते हैं। हीमोफीलिया एक ऐसी डिसीज है दोस्तों जिसमें कौन सफर करता है? मेल सफर करता है। और ये किस टाइप के क्रोमोसोम से ट्रांसफर होती है? एक्स टाइप के क्रोमोसोम में ये प्रेजेंट रहता है हीमोफीलिया का जीन। और ये कौन ट्रांसफर करता है? फीमेल ट्रांसफर करती है। जनरली ये किसको होता है डिसीज दोस्तों? ये मेल इस डिसीज से सफर करते हैं। उसी चीज को मैंने यहां लिखा है, हीमोफीलिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द ब्लड एबिलिटी टू क्लॉट प्रॉपरली, है ना। हीमोफीलिया में क्या होता है, पर्सन की जो ब्लड की जो कैपेबिलिटी रहती है वो डिक्रीज हो जाती है। किस टर्म में बात कर रहा हूं? क्लॉटिंग के टर्म में। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उन पर्सन के बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं, उसकी डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है। क्योंकि उनके बॉडी में क्यों ऐसी डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है? जीन के म्यूटेशन के कारण, जिसके कारण से क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट ना होने के कारण ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। किसमें जनरली ये डिसीज होती है? मेल में। इट इज ऑफन इनहेरिटेड and mainly affect males as it is passed down through X chromosome, है ना। किसके जरिए पास डाउन होता है साथियों? ये X क्रोमोसोम के जरिए पास होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। People with hemophilia may experience excessive bleeding, after injuries or सर्जरीज, इवन स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग, है ना। यानी लॉन्ग टर्म में क्या होता है दोस्तों? ब्लड की डेफिशिएंसी भी क्रिएट हो जाती है। अगर बार बार अगर वाउंड क्रिएट हो रहा है, चोट लग रही है, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पा रही है, तो पर्सन को ब्लड की डेफिशिएंसी भी होती है। और स्पेशली सर्जरी जब परफॉर्म करते हैं तब उस समय क्लॉटिंग ना होने के कारण बहुत सारा ब्लड लॉस भी हो जाता है ना। इसे क्या कहा जाता है? हीमोफीलिया कहा जाता है डिसीज को। अब है अगला,
क्या है? क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम। अब क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है दोस्तों, ये एक ऐसा डिसऑर्डर है दोस्तों जिसमें क्या होता है, जो एक्स क्रोमोसोम होना चाहिए मेल बॉडी में, अगर मेल बॉडी के बारे में बात करूं तो मेल बॉडी में किस टाइप का क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है? एक्स वाई टाइप का क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है। लेकिन इस सिंड्रोम के होने के कारण एक्चुअल में क्या हो जाता है, एक एक्स क्रोमोसोम की एडिशनल कॉपी आ जाती है पर्सन में, है ना। हो सकता है एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट के समय एक्स कॉपी, एक एडिशनल सेट ऑफ एक्स कॉपी ट्रांसफर हो जाए फ्रॉम पेरेंट बॉडी टू इट्स ऑफस्प्रिंग एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट के समय। अगर ढंग से मियोटिक या फिर माइटोसिस का जो डिवीजन है वो प्रॉपर तरीके से ना हो, तो उस कंडीशन में भी एक एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम ये ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। और एडिशनल कॉपी ट्रांसफर होने से क्या होता है दोस्तों, मेल बॉडी में बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज क्रिएट हो जाती है। एबनॉर्मलिटीज क्या क्या क्रिएट हो जाती है दोस्तों, एबनॉर्मलिटीज क्या क्या क्रिएट होती है, जैसे कि मेल की बॉडी में हो सकता है मेमोरी ग्लैंड का फॉर्मेशन हो जाए। किसका फॉर्मेशन हो जाए? मेमोरी ग्लैंड का फॉर्मेशन हो जाए। ये एक फिजिकल एक्सप्रेशन है जो एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम के ऐड होने से होता है। इसके अलावा क्या डिसऑर्डर क्रिएट होते हैं, तो मेंटल रिटार्डेशन क्रिएट हो जाता है, मेंटल रिटार्डेशन क्रिएट होता है। किसमें बोल रहा हूं दोस्तों, तो मेल की बॉडी में मेंटल रिटार्डेशन क्रिएट हो जाता है ना। मेमोरी ग्लैंड का फॉर्मेशन हो जाना, मेंटल रिटार्डेशन क्रिएट हो जाना, है ना। टेस्टिस तो प्रेजेंट रहता है इस कंडीशन में, टेस्टिस तो प्रेजेंट रहता है इस कंडीशन में, लेकिन टेस्टिस प्रॉपर स्पर्म को जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं, है ना। टेस्टिस प्रॉपर स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं, और इस कंडीशन में टेस्टिस की भी जो साइज रहती है दोस्तों, वो कैसी रहती है? रेड्यूस्ड हो जाती है या फिर स्मॉल हो जाती है। तो क्या क्या इसमें डिसऑर्डर क्रिएट हो जा रहे हैं दोस्तों, ये सिंड्रोम में एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम ट्रांसफर हो जाने से। कब ट्रांसफर होगा चाइल्ड के बॉडी में दोस्तों? एम्ब्रॉयनिक कंडीशन में, जब डेवलपमेंट ढंग से नहीं हो रहा होगा, या फिर मियोसिस और माइटोसिस के डिवीजन में कुछ इनहिबिशन अगर क्रिएट हो जाती है, तो उस कंडीशन में एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम पेरेंट बॉडी टू ऑफस्प्रिंग, जिसके कारण जब डेवलपमेंट होगा उस चाइल्ड का, जब वो एडल्ट बॉडी में ट्रांसफॉर्म होगा, तो मेमोरी ग्लैंड का फॉर्मेशन होगा, मेमोरी ग्लैंड का फॉर्मेशन होगा। और क्या हो सकता है? टेस्टिस का जो साइज हो जाए वो रेड्यूस हो जाए, है ना। टेस्टिस का साइज रिड्यूस हो जाए, वो प्रॉपर स्पर्म का फॉर्मेशन ना कर पाए, मोबाइल स्पर्म का भी फॉर्मेशन नहीं कर पाते। मोबाइल का मतलब मूवेबल स्पर्म, है ना, मूवेबल स्पर्म का ही फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। इसके अलावा क्या हो जाता है? टेस्टिस का भी साइज रिड्यूस हो जाता है, मेंटल रिटार्डेशन क्रिएट होता है ना। सोचने समझने की भी जो एबिलिटी रहती है ना, वो भी रिड्यूस हो जाती है। तो इसे ही क्या कहा जाता है? क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम कहा जाता है। क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम is a genetic condition that occur in male who have an extra X chromosome, making their chromosome pattern XXY instead of usual XY, है ना। नॉर्मली क्या प्रेजेंट होना चाहिए? XY होना चाहिए, लेकिन किस तरीके का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट हो जाता है? एक्स एक्स वाई टाइप का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट रहता है। दिस कंडीशन कैन लीड टू सिम्टम्स सच एज रेड्यूस्ड टेस्टोस्टेरोन लेवल। हाँ, अब क्या होता है दोस्तों, इस कंडीशन के कारण जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसका भी जो लेवल है वो क्या हो जाता है? रेड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो कम हो जाता है, और पर्सन के बॉडी में फीमेल सिम्टम दिखने को मिलते हैं, है ना। एक्टिंग, बिहेवियर, है ना, चलने का तरीका, बोलने का तरीका, है ना, ये सारी चीजों में चेंजेस आ जाता है। फीमेल कैरेक्टर ज्यादा देखने को मिलते हैं। हो सकता है कि जो वॉइस है वो भी बहुत ही ज्यादा पतली हो जाती है ना, या फिर वॉइस में पिच इंक्रीज हो जाती है। तो इसके पीछे का भी रीजन क्या है? टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाने से फीमेल कैरेक्टर मेल बॉडी में अपीयर होते हैं। और फिर क्या लिखा? टेस्टोस्टेरोन लेवल
स्मॉल टेस्टिस एंड पोटेंशियल फर्टिलिटी इशू। पोटेंशियल फर्टिलिटी इशू का क्या मतलब है दोस्तों? स्पर्म का प्रॉपर फॉर्मेशन ना हो पाना टेस्टिस में, इसके कारण से फर्टिलिटी इशू आता है। वो एक प्रॉपर मॉडिफाइड या फिर डेवलप्ड स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं इस टाइप के पर्सन। Male with this kind of syndrome may also experience learning difficulties। क्या होता है? लर्निंग डिफिकल्टीज होती है, पढ़ने लिखने की क्षमता कम हो जाती है। एंड हैव टॉलर देन एवरेज हाइट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इनके बॉडी की जो हाइट रहती है ना साथियों, वो एवरेज हाइट से क्या हो जाता है? टॉल हो जाती है इनकी हाइट। कितनी फीट की हाइट हो जाती है? कई पर्सन रहते हैं जिसमें 10-10 फीट की हाइट हो जाती है, 10 फीट की हाइट हो जाती है। तो नॉर्मल से ज्यादा हाइट इंक्रीज हो जाती है ये सारे सिंड्रोम में। तो क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम के क्या क्या लक्षण है? पहला, मेमोरी ग्लैंड का फॉर्मेशन, रेड्यूस्ड साइज ऑफ टेस्टिस, स्पर्म का ढंग से फॉर्मेशन नहीं हो पाना। इसके अलावा मेंटल रिटार्डेशन होना, या फिर क्या हो सकता है? हाइट का जरूरत से ज्यादा इंक्रीज हो जाना। ये सारे इस डिसऑर्डर के सिम्टम है। अब क्या है दोस्तों? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है दोस्तों? ये जो 21 क्रोमोसोम जो रहेगा, 21st क्रोमोसोम जो रहेगा, इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाता है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है दोस्तों? जो 21st क्रोमोसोम रहता है उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाता है, और इसके कारण से कुछ अपीयरेंस में चेंजेस आ जाता है डेवलपिंग चाइल्ड के बॉडी में। क्या क्या चेंजेस आता है दोस्तों चाइल्ड के बॉडी में? चाइल्ड के बॉडी में चेंजेस आता है, जैसे जो माउथ जो रहता है, पहली चीज तो समझिए, जो माउथ जो रहता है उसका जो साइज जो रहता है वो क्या हो जाता है? नैरो हो जाता है ना। और क्या हो जाता है? माउथ सर्कुलर हो जाता है। माउथ कैसा हो जाएगा? सर्कुलर हो जाता है। और माउथ का जो साइज रहता है वो भी रेड्यूस हो जाता है। दूसरी चीज क्या? जो भी पर्सन डाउन सिंड्रोम से सफर कर रहा है उसका जो ये जो हथेली रहेगी, जैसे हमारी हथेली में क्या है? निशान है ना, रेखाएं है, रेखाएं है। लेकिन क्या होता है? जो डाउन सिंड्रोम रहता है, जो पर्सन डाउन सिंड्रोम से सफर करता है, उनके हाथों में ये रेखा नहीं प्रेजेंट रहती है। एकदम क्या रहेगा? फ्लैट स्ट्रक्चर रहेगा जिसमें रेखाएं प्रेजेंट नहीं रहती है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि इस पर्सन को डाउन सिंड्रोम है। इसके अलावा क्या होता है दोस्तों? बहुत ज्यादा मेंटल रिटार्डेशन क्रिएट हो जाता है चाइल्ड के बॉडी में। एकदम मेंटली रिटार्डेड हो जाता है। मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन। तो अगर इस फिगर को हम देखेंगे दोस्तों, तो क्या हो जा रहा है? जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये जो चाइल्ड है जिसमें डाउन सिंड्रोम से सफर कर रहा है, इसका जो माउथ है इसका साइज भी रिड्यूस हो गया है, सर्कुलर माउथ का फॉर्मेशन हो गया है। और जो ईयर जो है, उस ईयर का जो ईयर पिन्ना होता है, इसका भी जो साइज रहता है वो रिड्यूस हो जाता है ना। हमारा जो ईयर पिन्ना होता है ये फोल्डेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन इनका जो ईयर पिन्ना रहता है ना, कई बार क्या रहता है? एकदम फ्लैट स्ट्रक्चर रहता है। ईयर पिन्ना एक्सटर्नल ईयर को बोलते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर रहता है क्या हो जाता है? एकदम फ्लैट हो जाता है। इस तरीके की फोल्डिंग प्रेजेंट नहीं रहती है जिस भी पर्सन को डाउन सिंड्रोम होता है। और इनकी जो आई जो रहती है, इसमें किस तरीके का स्पॉट दिखता है दोस्तों? व्हाइट कलर का स्पॉट दिखेगा डाउन सिंड्रोम के कंडीशन में। और इनके जो टोज जो रहते हैं, फीट जो रहती है, ये भी प्रॉपर डेवलप नहीं होती है, पतले पैर रहते हैं। कई बार तो ये भी कंडीशन क्रिएट हो जाती है कि वो ढंग से चल फिर नहीं पाते, है ना। ढंग से चल फिर नहीं पाएंगे, चलने फिरने में उन्हें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। तो ये सारी चीजें किसमें होता है? ये सारी चीजें जो होती है क्या रिप्रेजेंट करता है? डाउन सिंड्रोम को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा इनके जो हैंड होती है, इनके साइज जो रहेगा, हैंड का जो साइज, ये भी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। जैसे हमारा जो हैंड का जो साइज है वो नॉर्मल रहेगा, लेकिन हमारे हैंड के साइज से थोड़ा कम साइज इनके बॉडी में रहेगा, है ना। हैंड का साइज इनका क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो पहला कंडीशन क्या है भाई? सबसे पहला चीज इसका सिम्टम क्या है? सिम्टम क्या है कि भाई जो माउथ रहता है वो सर्कुलर हो जाता है। पहला चीज क्या है? माउथ सर्कुलर हो जाना।
आईज में किस तरीके का स्पॉट दिखना, व्हाइट कलर का स्पॉट दिखना। फिर उसके बाद इनकी जो हथेलियां रहती है, हथेली कैसी रहती है, फ्लैट रहती है, या फिर ज्यादा से ज्यादा कोई एक रेखा प्रेजेंट रहेगी इनके इनके लाइन ये हथेली में। इसके अलावा चलने फिरने में भी इनको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, चलने फिरने में भी तो तकलीफ होगी, बोल भी वो ढंग से नहीं पाएंगे, है ना। और उनके अगर पैरों की संरचना को अगर देखा जाए तो आप देख रहे होंगे कि उंगलियों के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस प्रेजेंट है। क्या है, ये जो उंगली है, इनके पैरों की जो उंगली है, इनके बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस प्रेजेंट है। ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है। इसके अलावा हैंड का जो साइज जो रहेगा वो रिड्यूस हो जाएगा। मेंटली ये बहुत ज्यादा रिटार्डेड रहेंगे, सोचने समझने की जो एबिलिटी रहेगी इनमें बहुत ज्यादा कम रहेगी। ये नॉर्मली जो हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते हैं, मैथमेटिक्स सॉल्व कर पाते हैं, इन्हें मैथमेटिक्स सॉल्व करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है, क्योंकि वो समझ नहीं पाते। रीजनिंग एबिलिटी इनमें बहुत कम रहती है, तो इसे क्या कहा जाएगा, डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। तो दोस्तों यहां तक जो हमने बातें डिस्कस करी है, क्या चीजें आपको समझ में आ रही है? क्या ऐसा तो नहीं कि कुछ आपको डाउट क्रिएट हो रहा है? अगर छोटा सा भी डाउट क्रिएट हो रहा है दोस्तों, तो तुरंत ही मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए साथियों, ताकि मैं आपकी दुविधा का जल्द से जल्द निवारण कर सकूं। क्या कुछ डाउट तो नहीं है? अगर कुछ भी डाउट आपको डाउट लग रहा है तो तुरंत ही मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए। ठीक है, तो सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अब अगला सिंड्रोम है दोस्तों, अगला सिंड्रोम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है टर्नर सिंड्रोम, है ना। क्या है दोस्तों, टर्नर सिंड्रोम। अब इसमें क्या होता है, जनरली सिर्फ और सिर्फ ये फीमेल बॉडी में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि फीमेल जो बॉडी होती है उसमें क्रोमोसोम कैसे प्रेजेंट रहते हैं, एक्स एक्स टाइप के क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं। किसमें, फीमेल में। अब जो पर्सन टर्नर सिंड्रोम से सफर कर रहा होता है, इनके बॉडी में ये पेयर्ड एक्स क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं रहता है, बल्कि ये पेयर्ड एक्स क्रोमोसोम में सिर्फ और सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है, ये जो पेयर्ड ऑफ एक्स क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये ऐसा पर्सन जो टर्नर सिंड्रोम से सफर कर रहा है, वो फीमेल में क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम लॉस्ट हो जाता है। ये एक्स क्रोमोसोम लॉस्ट हो जाता है, कब लॉस्ट हो जाता है दोस्तों, एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट के समय एक जो एक्स क्रोमोसोम है, ये इसकी डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेगा, जिसके कारण से क्या होता है दोस्तों, फीमेल बॉडी में बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज क्रिएट होती है। जैसे कि पहली एबनॉर्मेलिटी है कि इनकी जो हाइट जो रहती है दोस्तों, ये रेड्यूस हो जाती है। क्या हो जाती है, हाइट रेड्यूस हो जाती है। दूसरी चीज, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट नहीं होता है, मेमोरी ग्लैंड का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। इसके अलावा क्या हो जाता है, इनके बॉडी में इनका जो माइंड रहता है, ये क्या हो जाते हैं, मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं, है ना। इनकी जो वॉइस जो रहती है दोस्तों, ये क्या हो जाती है, एकदम ही ज्यादा बोल्ड हो जाती है। बोल्ड मतलब कि मर्दों की तरह, या फिर एकदम मोटी आवाज निकलती है, मोटी आवाज प्रोड्यूस होती है।
और क्या होता है साथियों, कई केस में तो मेल कैरेक्टर भी देखने को मिलते हैं। हेयर का बहुत ज्यादा फॉर्मेशन होना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो रहते हैं वो मेल के जैसे फॉर्म होना, ये सारे डिसीज, ये सारे के सारे इसमें फिजिकल एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है। कौन सफर करता है, फीमेल सफर करती है। क्यों होता है, हो सकता है एम्ब्रॉयनिक कंडीशन में मियोटिक और माइटोटिक डिवीजन। कैसा डिवीजन के बारे में बात कर रहा हूं मैं, मेनली मियोसिस का जब डिवीजन होता है तब उस कंडीशन में कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी क्रिएट हो जाने से जो डबल एक्स क्रोमोसोम ट्रांसफर होना चाहिए डेवलपिंग फीमेल या फिर गर्ल चाइल्ड में, ये डबल एक्स क्रोमोसोम ट्रांसफर ना हो करके सिर्फ और सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम ट्रांसफर होता है, जिसके कारण से क्या क्या फिजिकल एक्सप्रेशन में चेंजेस आ जाता है। मेमोरी ग्लैंड ढंग से डेवलप नहीं हो पाती है, इनकी हाइट रिड्यूस हो जाती है, मेंटली रिटार्डेड रहते हैं, वॉइस जो होती है कई केसेस में बोल्ड हो जाती है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ भी देखने को मिलता है कई केसेस में, या फिर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो मेल के जैसे क्या हो, डेवलप होते हैं। इसके अलावा ये जो फीमेल रहती है वो क्या ये फर्टाइल रहेगी, नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं होती है, इनफर्टाइल रहती है। ये प्रॉपर तरीके से एग का भी प्रोडक्शन नहीं कर पाती है। एग मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम, ओवम का भी ये प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। ये भी डिक्रीज, ये भी क्या होता है, क्या हो जाती है, एफिशिएंसी में डिक्रीज हो जाता है चीजें, कि भाई जो फीमेल रहती है वो ओवम का फॉर्मेशन नहीं कर पाती है, जिसके कारण से क्या होगा, जिसके कारण से फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो पाता है इन केस में। तो क्या हो जाता है दोस्तों, ओवम का भी डेवलपमेंट नहीं हो पाता है इनके बॉडी में, ये फीमेल इनफर्टाइल निकल जाती है, इनफर्टाइल रहती है। और मेल के भी करेक्टर इनमें अपियर होते हैं, वॉइस भी बोल्ड हो जाती है, मेंटल रिटार्डेड तो होता ही है, और मेमोरी जो ग्लैंड है उसका भी ढंग से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो इतनी सारी चीजें हैं, यह है टर्नर सिंड्रोम के बारे में। तो मेरे बिहाफ में तो दोस्तों ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, एनसीईआरटी पढ़नी है। दूसरी चीज, अगर मान के चलिए आपका कोई वीडियो लेक्चर छूट गया है, क्लास अगर देखना छूट गया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार कंप्लीट अच्छे से वीडियो देख लीजिए, है ना, नोट्स भी साथ में प्रिपेयर करते रहिए, साथ में एनसीईआरटी भी पढ़िए। अगले लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर्स के इस चैप्टर के क्वेश्चंस को लगाने वाले, है ना। फिर उसके बाद हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो अभी आपको क्या करना है दोस्तों, वैसे तो आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ रही होगी, फिर भी अगर छोटा सा भी कुछ डाउट निकलता है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्लास में मुझे क्या करिए, मेरी जब क्लास होगी नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को, तो मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दीजिएगा कि सर हमें ये पर्टिकुलर चीज समझने में कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, समझ नहीं आ रहा है, तो मैं क्या कर पाऊंगा, आपकी दुविधा का निवारण कर पाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, क्योंकि समय समाप्त होता है। फिर से आपसे बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। जय जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।